डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रेजेंट होते हैं उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नंबर एंड नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर माउथ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टीथ जो हमें पता ही है कि हमारे मुंह में कई तरह के दांत होते हैं, 3-4 तरह के दांत होते हैं, सबका अलग अलग अपना अपना काम है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरह का भोजन हम ले रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद रुमिनेंट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात है। रुमिनेंट्स होते क्या हैं? ऐसे एनिमल्स जो घास वगैरह खाते हैं, उन्हीं को बोला जाता है रुमिनेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में भी वही सेम चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में वही न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड में, वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इन्हीं को मिला के न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी क्यों होता है हमारे बॉडी के लिए? ग्रोथ के लिए। हमारे बॉडी में कहीं पे भी कहीं कहीं घाव लग गया हो, कहीं कट गया हो, उसको रिपेयर करने के लिए, उन सेल्स, वो जो सेल्स डेड कर गए होंगे या डैमेज हो गए होंगे, उनको रिपेयर करने के लिए, और बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को जो है कराने के लिए उन जो है ये न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। जैसे उन फंक्शंस में क्या हो सकते हैं? जैसे हमारा हार्ट बीट हमेशा चलता ही रहता है, हमारा जो लंग्स है वो हमेशा काम करते ही रहते हैं। ये जो फंक्शंस हैं ये कहाँ से अपना अब काम करेगा? इसके लिए इसको फूड की ज़रूरत होगी, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी। वो न्यूट्रिएंट्स की कमी जो पूरी करता है वो फूड करता है। एनिमल्स एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। ये 3 चीज़ें होती हैं। पहली बात तो हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हम कैसे ले रहे हैं, कौन सा मोड है। उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन इन बॉडी। ये तीनों मिला के ही न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट करता है। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होते हैं उनको अगर सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाए, उसी को डाइजेशन बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब जैसे मान लो पालक है, पालक में क्या होता है? पालक में आयरन हो सकता है, विटामिन सी हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है? आयरन एक तरीके का वो है, मिनरल है। तो वो मिनरल को ब्रेक डाउन करेगा, हमारे बॉडी का कोई ना कोई किसी ना किसी पार्ट में जाके वो ब्रेक डाउन होगा, फिर वो आयरन जो एक्सट्रैक्ट होगा वो जिस पार्ट में आयरन की ज़रूरत थी उस पार्ट में भेजा जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को बोला जाता है डाइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, बहुत सारे जैसे अलग अलग तरीके के जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अलग अलग तरीके से फूड टेक इन करते हैं। जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट, वो सक करते हैं अपने फूड को, वो सक करते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जैसे हम इंसान हैं, इंसान के जो बच्चे होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए? सक करते हैं मदर्स मिल्क को। उसके बाद स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो देयर एनिमल्स, जो स्नेक्स होते हैं वो निगल जाते हैं अपने फूड को। और एक्वाटिक जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो जो भी फूड पार्टिकल्स तैर रहे होंगे पानी के ऊपर उसको फिल्टर करके फिर उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं। तो कुल मिला के यही हुआ कि अलग अलग तरीके के जीव जंतु अलग अलग तरीके से फूड टेक इन करते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट है, जो स्टार फिश होता है वो क्या करता है कि ये खास करके हार्ड शेल वाले जो होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी पाए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो करते क्या है ये कि जैसे उसका शेल निकाल दिया, उसके बाद जो है अपने मुंह के रास्ते से अपना पेट ये बाहर निकाल लेते हैं। पेट जो है अपने मुंह के रास्ते से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं? उस पेट में ही जो है वो एनिमल जो जिस एनिमल के शेल को हटाया था उसको उस पेट में वहीं डायरेक्टली डाल दिया, फिर उसके अपने पेट को जो है वापस अंदर लेके आ रहे हैं। उस पेट में जो है धीरे धीरे करके वो डाइजेस्ट कर रहा होता है। तो कुल मिला के ये है कि ये बड़ा सुनने में भी बड़ा अजीब लगता होगा कि कोई अपना पेट अपने मुंह के रास्ते से बाहर कैसे निकालता, लेकिन ये इसीलिए तो ये अमेजिंग फैक्ट है।
इसके बाद हम डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, जो हमारा मेन कंसर्न है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का एक्चुअली। डाइजेशन इन ह्यूमंस में एक राइट साइड में हम एक फिगर देख रहे होंगे। फिर इस फिगर में आदमी का मुंह वगैरह दिख रहा है और एक पूरा ये प्रोसेस दिखा रहा है। जैसे ऊपर दिखा रहा है बकल कैविटी, फिर सैलिवरी ग्लैंड दिखा रहा है, फिर ओसोफेगस दिखा रहा है, फिर स्टमक है, और फिर उसके बाद इंटेस्टाइन है। तो हम जो फूड लेते हैं वो अपने मुंह के रास्ते से तो अंदर लेते हैं, इसीलिए बकल कैविटी, हम अगर इस फिगर में देखें तो बोल सकते हैं कि फूड जो है बकल कैविटी के थ्रू ही हम अंदर ले पा रहे हैं। और लास्ट में जो भी फूड हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने में ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा फूड डाइजेस्ट होगा। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। उसी प्रोसेस को बोला है डेफिकेशन प्रोसेस। उसके बाद इसमें आप देख सकते हो कि बकल कैविटी सबसे पहले दिख रहा होगा। उसके बाद फूड पाइप को ओसोफेगस भी बोला जा सकता है, दोनों ही नाम सही है। फिर स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम है, रेक्टम के बाद है एनस। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस कर रहा है, ये जो पूरा का पूरा पाथ, ये जो है, ये जो सारे के सारे पार्ट्स को अगर मैं ऐड कर लूँ, इन सारे पार्ट्स को ऐड करके मैं एलिमेंट्री कैनाल बोलता हूँ इनको, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला था। एक तरीके का एक ट्रैक्ट है, इसलिए इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोला जा सकता है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट्स। बहुत सारे कंपार्टमेंट्स, अलग अलग तरीके के पार्ट्स में, जैसे कभी स्टमक में पहुंच रहा है, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है। मेनली क्या होता है कि फूड फूड डायरेक्टली हम बगल कैविटी के थ्रू अंदर ले रहे हैं, फिर उसका फूड पाइप के थ्रू अंदर जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जा रहा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उससे बहुत सारे ग्लैंड जुड़े होते हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर है एंड पैंक्रियाज है। लिवर और पैंक्रियाज क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में यूटिलाइज होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का भी जूस सीक्रेट करता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जैसे हमने पहले ही बोला था कि जो डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता ही है कि कोई कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन होना सिंपल सब्सटेंसेस में। The digestive tracts and the associated glands together constitute the digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रैक्ट है वही काम कर रहा है। ट्रैक्ट में जो है ओसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया और स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। इसके अलावा जो इसमें एंजाइम्स वगैरह जो यूटिलाइज हो रहे थे, ग्लैंड्स जो ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज हो रहे थे, वो सारे भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐड करेंगे। इसके बाद माउथ, सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं माउथ एंड बकल कैविटी से। माउथ क्या होता है, माउथ ही होता है जिसके थ्रू हम फूड टेक इन करते हैं। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस अपने माउथ के थ्रू ही फूड लेते हैं। बाकी सारे जो जानवर होते हैं, बाकी सारे जानवरों का सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो शायद हम उनके बारे में हम जनरली बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड टेक इन माउथ के थ्रू ही करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम फूड लेते हैं अपने मुंह के थ्रू अंदर, तो वहाँ पे दांत होते हैं। दांत का काम क्या है, जो टीथ होते हैं उनका काम क्या है, टीथ का काम है कि जो फूड है, हम छोटे छोटे बाइट्स तो लेते हैं फूड का, लेकिन उनको हम फर्दर स्मॉलर पीसेस में हमें उनको तोड़ना होता है। तो उनको तोड़ने का या पीसने का जो काम करता है वो दांत करता है। Each tooth is rooted in a separate socket in the gum. Our teeth vary in appearance and perform different functions. तो उनके फंक्शंस पे ही बेस उनके नाम है, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन एंड इंसीजर। इंसीजर जो है सबसे सामने वाले दांत होते हैं, उसके साइड वाले जो दांत होते हैं कैनाइन होते हैं, फिर प्रीमोलर होते हैं, और मोलर जो है सबसे लास्ट वाले दांत होते हैं। सबके अलग अलग काम है, किसी कोई चीर रहा है, कोई फाड़ रहा है, कोई पीस रहा है, कोई सभी का ऐसे ही अलग अलग काम होता है। अच्छा, ये सारा तो चलो ठीक है, ये सारा हमने पहले पढ़ा भी था क्लास 5 में, तो इसके ऊपर हम ये एक्टिविटी भी कर लेंगे। ये एक्टिविटी आप सभी को करना है। इस एक्टिविटी में ये जो भी टेबल दिया है, इस टेबल को फिल करना है। इसमें जो है बताना है कि कौन सा जॉ है, कौन से जॉ में कितने दांत यूज़ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, उनका नाम क्या है।
उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हमने पहले से पढ़ा होगा तो हम उसका पहले प्रीवियस नॉलेज का हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, इंटरनेट का यूज़ तो करना है, लेकिन ये चीज़ें याद रह जानी चाहिए, बाद में भूलना नहीं चाहिए कि अरे वो तो वो इंटरनेट से देख के लिखा था तो उसको याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है, उसको ज़रूर याद करना है। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, हम सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, हम सभी का दांत किसी न किसी स्टेज पे गिरा हो। वो स्टेज खास करके 6 से 8 साल की एज होती है, जिस एज में लगभग सारे दांत गिर जाते हैं। वो दांत जो होते हैं उनको मिल्क टीथ बोला जाता है, और जो है या फिर टेम्परेरी टीथ बोला जाता है। उसका वो जो है वो ऐसे दांत होते हैं जो कुछ दिनों तक रहते हैं, वो बस कुछ काम चलाऊ दांत होते हैं। वो जब तक काम चल रहा है तब तक चलाते हैं, उसके बाद जैसे ही वो गिरते हैं फिर वो हमारे परमानेंट सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, जो अगर गिर गए तो वो दोबारा तो नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमें संभाल के रखना होता है उनको, उनका जो है केयर करना होता है, प्रॉपरली ब्रश करना होता है। तो ये सारा ज़रूरी होता है। थोड़ा सा हमें केयर करने की ज़रूरत, क्योंकि अगर वो हमें पता है कि अगर हम 12-13 साल के हुए, 14 साल के हुए, उस एज पे अगर एक भी दांत गिरा तो समझ लो वो दोबारा नहीं आने वाला है, तो वापस लगवाना ही पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है। फिर उसके बाद स्वीट्स एंड टूथ डिके। स्वीट्स एंड टूथ डिके में क्या होता है, हमारे पेरेंट्स ने कई बार बोला होगा कि बहुत ज़्यादा मीठा मत खाया करो, दांत सड़ जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, ऐसे धमकी भी देते होंगे, या फिर जब हम छोटे रहे होंगे तो शायद धमकी देते रहे होंगे। तो होता क्या है कि हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो परमानेंटली वहाँ पे पड़े ही रहते हैं। वो ऐसे नुकसान तो नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हमने फूड लिया और अगर हमारे दांत में फूड फंसा रह गया, तो क्या होता है कि वो फूड खा लेते हैं। जो बैक्टीरिया होता है हमारे मुंह में, वो फूड खा लिया और उसके बदले में कुछ एसिड सीक्रेट करता है। वो एसिड क्या करता है, हमारे टूथ को डीके कराता है। टूथ का डीके करेगा तो धीरे धीरे करके हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे, डायरिया लग जाएगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से वो दांत टूट के गिर सकता है या उखड़ सकता है, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए कि हमें दांतों का बहुत ज़्यादा केयर करना है। जैसे अभी जस्ट मैंने बताया कि दांतों का केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें अपने दांतों को 2 बार तो ब्रश करना चाहिए, एक सुबह के टाइम में, एक शाम के टाइम में, क्योंकि हमारा जो टूथपेस्ट होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो 12 घंटे ही होते हैं। तो जैसे हमारा 12 घंटा ख़त्म हो गया, वैसे ही जो है, जिसकी वजह से जो टूथपेस्ट होता है उसका असर ख़त्म होने लगता है, तो दोबारा से वापस से उसका असर लाने के लिए हमें दोबारा से ब्रश करना चाहिए होता है। ये देखो, ये 4 स्टेजेस हैं। चारों स्टेज में देखो, लास्ट स्टेज है इसमें कैसे टूथ का डीके अंदर से ही होने लगा है। अंदर से ही अगर डीके होना स्टार्ट हो गया तो समझ लो कुछ दिनों के बाद तो वो दांत ख़त्म होना ही है। उसके बाद तुम्हारा मुंह धीरे धीरे कमजोर, धीरे धीरे ऐसा सिचुएशन आएगा कि तुम्हारे दांत ही नहीं बचेंगे जिससे तुम चबा सको। अगर चबा नहीं पाओगे ढंग से तो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा फूड। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने दांतों का ख्याल रखना। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।